हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। ये आपके सामने मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग, एसएससी एंड रेलवे। और अभी तक मैंने 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया हुआ है और जो मेरी स्पेशलिटी है वो बैंकिंग, करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके की। ठीक है। एंड एज यू नो, अनअकैडमी इज़ द इंडियाज टॉप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और अभी के अगर सिचुएशन में देखा जाए लॉकडाउन में, तो ई लर्निंग से बेटर कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अनअकैडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, ये कंपलसरी है। और उसके बाद अपने गोल को सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है। अनअकैडमी पर 30+ से ज़्यादा कोर्सेस अवेलेबल है। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद गोल सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप टॉप एजुकेटर्स, जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, उनके अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके लिए अगर आप 1 ईयर का प्लान प्रेफर करते हैं तो आपको जो टोटल कॉस्ट जाएगी वो जाएगी 5400 रुपये विद 10% डिस्काउंट के साथ। बट 10% का डिस्काउंट लेने के लिए आपको एक कोड यूज़ करना होगा और मेरा कोड है SKT Live। और अगर आप 2 ईयर के प्लान के लिए जाते हैं तो ये टोटल पड़ेगा 6480। तो 2 साल का जो प्लान है वो 1 साल से ज़्यादा बेटर है, तो 2 ईयर ही प्रेफर कीजिएगा। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, तो कोड यूज़ करना मत भूलिएगा 10% डिस्काउंट लेने के लिए। और मेरा कोड याद रखिएगा, वो है SKT Live। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की दोस्तों। तो आज हम लोग 15 टॉप MCQ करने जा रहे हैं और ये सभी MCQ बेस्ड होंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम पर, जो कहीं ना कहीं किसी बैंकिंग एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ये पार्ट सेकंड है, इससे पहले ऑलरेडी एक पार्ट 1 वो अपलोडेड हो चुका है, तो जिन्होंने वो नहीं देखा है उसको जरूर जाके देखिएगा। बिगनिंग से एंड तक वीडियो, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज ये जो वीडियो, इसमें भी 15 क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे होता है ना कि सागर से मोती निकाल के लाना, तो उसी तरीके से मैं 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें से आपके एक नहीं बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो वीडियो को बिगिनिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर कोई कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, वो बोल रहा है कि व्हेन द कैश रिजर्व रेशियो इज इंक्रीज्ड बाय द RBI। तो आप जानते हैं कि 2 रेशियो यूज करते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में। एक करते हैं CRR और सेकंड होता है आपका SLR, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, और पहला है आपका CRR। ठीक है। तो 2 रेशियो यूज किए जाते हैं, बोथ द रेशियो यूज्ड बाय RBI टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, टू कंट्रोल द फ्लो इन द इकोनॉमी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन द कैश रिजर्व रेशियो इज इंक्रीज बाय RBI, तो RBI इस CRR को इंक्रीज कब करता है। ठीक है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं: इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, ऑप्शन सी नो इम्पैक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। मतलब जब RBI CRR SLR को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो उसका इकोनॉमी में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ऑप्शन डी बोल रहा है इनिशियली इंक्रीज द सप्लाई बट लेटर डिक्रीज। मतलब जब RBI CRR को बढ़ाएगा तो बिगिनिंग में जो मनी सप्लाई होगी वो बढ़ जाएगी, लेकिन बाद में डिक्रीज हो जाएगी। और ऑप्शन ई है नन। तो पहले ये जरा समझिएगा, जो CRR और SLR क्या है, बोथ द टूल यूज बाय RBI टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो इन टूलों को यूज क्यों करता है RBI, तो ये याद रखिएगा, ये क्लियर कट डेफिनेशन में लिखा हुआ है। बोथ द टूल यूज्ड बाय, बोथ द रेशियो यूज्ड बाय RBI टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो दोनों जो रेशियोज का उपयोग किया जाएगा RBI के द्वारा, वह मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। और मनी सप्लाई क्या है, यानी कि फ्लो ऑफ क्रेडिट, या हम कह सकते हैं लिक्विडिटी। तो अगर CRR को इंक्रीज किया जाता है, ये याद रखिएगा, CRR और SLR मेंटेन किस पर होते हैं, NDTL। सो बोथ द रेशियो CRR एंड SLR मेंटेन बाय द बैंक्स ऑन द NDTL। CRR किसके पास जाएगा, RBI के पास, और SLR जो होता है वह बैंक को अपने पास रखना होता है, बैंक इटसेल्फ। ठीक है। तो ये जो दोनों रेशियो है ये मेंटेन तो करेगा, अगर हम बात करें RBI, डिसाइड तो करेगा RBI, लेकिन CRR बैंकों को RBI के पास रखना पड़ेगा कैश के फॉर्म में, और SLR बैंकों को रखना पड़ता है अपने पास लिक्विड फंड के फॉर्म में। तो अगर हम CRR और SLR को बढ़ा देते हैं तो एक अमाउंट कम हो जाता है जिसका नाम होता है ANBC, एडजस्ट नेट बैंक क्रेडिट। और ये जो अमाउंट है ANBC, इट डिफाइन द लोन लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक। तो अगर मैं CRR SLR को इंक्रीज करूंगा तो ANBC डिक्रीज हो जाएगा, बैंकों के पास कम फंड होगा तो बैंक पब्लिक को कम पैसा देंगे और लिक्विडिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है।
लेकिन अगर सीआरआर एसएलआर को मैं डिक्रीज करता हूं तो एएनबीसी फंड इंक्रीज हो जाएगा और बैंकों के पास जितना ज्यादा पैसा होगा बैंक पब्लिक को उतना ज्यादा पैसा देगी। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हेन द कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज बाय आरबीआई, तो आरबीआई सीआरआर को कब इंक्रीज करता है। आरबीआई का मेन एम क्या है, पहले ये याद रखिएगा, आरबीआई का मेन एम क्या है, टू सप्लाई द मनी इन द इकोनॉमी इन द बैलेंस मैनर, नॉट टू मच हाई। ठीक है, अगर एक्सेस मनी सप्लाई होगी सो मे बी इट रिजल्ट इन्फ्लेशन, और अगर लेस मनी सप्लाई होगी कंपेयर टू डिमांड सो मे बी इट रिजल्ट डिफ्लेशन। तो आरबीआई हमेशा इकोनॉमी में उतना ही मनी सप्लाई रखेगा जिससे ना तो इन्फ्लेशन हो और ना ही डिफ्लेशन हो। लेकिन अगर एक्सेस मनी सप्लाई हुआ तो उस मनी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सीआरआर और एसएलआर को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो याद रखिएगा, वो हो जाएगा आपका कौन सा, आरबीआई इंक्रीज द सीआरआर रेशियो, इट विल डिक्रीज द मनी सप्लाई। ठीक है, तो ना तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज कब होगा, जब सीआरआर एसएलआर को डिक्रीज किया जाए, इंपैक्ट तो डेफिनेटली होगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, जब भी सीआरआर एसएलआर को इंक्रीज किया जाता है तो मार्केट में जो मनी सप्लाई वो डिक्रीज हो जाती है, और जब सीआरआर एसएलआर को डिक्रीज किया जाता है तो मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। प्रेजेंट जो सिचुएशन है इस समय सीआरआर 4% से 3% किया गया है, यानी कि आरबीआई कट द रिड्यूस द सीआरआर एसएलआर टू इंक्रीज द मनी सप्लाई। तो अभी इस समय लॉकडाउन में इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर नहीं है, तो हमें इकोनॉमी को बूस्ट अप करना है, इसके लिए पब्लिक के पास पैसा ज्यादा होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि बैंक के पास पैसा ज्यादा हो, और बैंक के पास पैसा ज्यादा तब होगा जब हम सीआरआर और एसएलआर को डिक्रीज करेंगे। तो प्रेजेंट सिचुएशन में सीआरआर की अगर हमें बात करने जाएं तो प्रेजेंट में था 4% से 100%, यानी कि 100 बेसिस पॉइंट को डिक्रीज करके कट करके कितना कर दिया है, 3%। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ये होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जब आरबीआई सीआरआर को इंक्रीज करता है तो ये याद रखिएगा, जो लिक्विडिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर जस्ट अपोजिट करता है कि सीआरआर एसएलआर को डिक्रीज कर देता है तो उस कंडीशन में जो मनी सप्लाई है या लिक्विडिटी की अगर हम बात करने जाएं तो ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा और उसके साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि ऑन विच रेट बेस ओवरनाइट मनी लेंडेड बाय आरबीआई टू बैंक। तो ये मैंने आपको समझाया था, ये याद रखिएगा, लास्ट जो पार्ट 1 था उसमें भी ये किया था कि जो आरबीआई है वो बैंकों को किस रेट से लोन देता है। तो अगर मैं कॉमर्शियल बैंकों की बात करने जाऊं तो आरबीआई 3 रेट यूज करता है लोन लैंड करने के लिए। एक कौन सा है, रेपो रेट। ठीक है, एक हम बात करने जाए रेपो रेट की, दूसरा है एमएसएफ, और थर्ड आता है आपका कौन सा, बैंक रेट। तो जो बैंक रेट है ये याद रखिएगा, ये लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म रेट है जिससे लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई पैसा देता है। ये जो रेपो रेट है ये अगर हम बात करने जाएं तो फोर्टनाइट बेसिस पे है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ये फोर्टनाइट बेसिस पे, यानी कि मैक्सिमम कितना जा सकता है, 90 डेज तक, 3 से 90 डेज तक। ये लॉन्ग टर्म है, मोर देन अगर हम बात करने जाएं 90 डेज जाएगा। ठीक है, मोर देन 90 डेज की बात करेगा यहाँ पर। एमएसएफ में याद रखिएगा, जो एमएसएफ होता है इट इज अ स्पेसिफिक टूल in which banks borrow money from RBI when all the cash liquidity dried up. ठीक है, so it is MSF, marginal standing facility used by banks, ठीक है, to borrow loan from RBI in the shortage of cash। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज हुआ है, ओवरनाइट। ओवरनाइट का मतलब कितना है, 1 डे के लिए। अगर फोर्टनाइट बोलता तो किसको टिक करते, रेपो रेट को। अगर लॉन्ग टर्म बोलता तो किसको टिक करते, बैंक रेट। आई होप कि तीनों चीजें क्लियर हैं। अगर वह बोलता कि अंडर विच रेट आरबीआई लेंडेड लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर फोर्टनाइट बेसिस, तो आंसर क्या होगा, रेपो रेट। अंडर विच रेट आरबीआई लेंडेड लोन टू बैंक्स फॉर ओवरनाइट बेसिस, तो आंसर क्या होगा, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और अंडर विच रेट आरबीआई लेंडेड लोन टू बैंक्स फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, तो आंसर क्या टिक करेंगे, बैंक रेट। बट यहाँ पर क्या पूछा गया, ओवरनाइट, यानी कि 1 डे की बात की जा रही है। और 1 डे के लिए हम बात करने जाए तो कौन सा टूल यूज होता है, एमएसएफ, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था आरबीआई के द्वारा 2011 में। It is a special credit window introduced in 2011 by the RBI, in which any commercial bank, only scheduled commercial banks borrow loan from RBI in the emergency situation when with the bank all the cash liquidity dried up। ठीक है, तो आई थिंक राइट आंसर क्लियर होगा। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आई थिंक राइट आंसर क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है एमएसएफ।
ठीक है। रेपो रेट आपका फोर्टनाइट है, रिवर्स रेपो रेट भी फोर्टनाइट है और ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला जा रहा है कि बैंकिंग सेक्टर कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। तो जो बैंकिंग सेक्टर है वह किसके अंडर आता है? आईटी सेक्टर के अंडर आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंडर आता है, सर्विस सेक्टर, नन ऑफ दीज, या बोथ ए एंड बी। तो आप बताइए जरा, बैंकिंग और इंश्योरेंस किस में आती है? ठीक है, अगर हम बैंकिंग की बात करने जाएं, देखो मैंने बहुत सारे पॉइंट ले लिए। बैंकिंग की बात करने जाऊं, इंश्योरेंस की मैं बात करने जाऊं, मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करने जाऊं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की बात करने जाऊं, मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करने जाऊं, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये याद रखिएगा सब की सब किस में आती हैं? सर्विस सेक्टर, ठीक है, सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर किसको टिक करने जाएंगे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो यार, हमारी इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, एक होता है प्राइमरी, ठीक है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है कौन सा? सेकेंडरी, और एक होता है टर्सरी। तो एवरीथिंग विच इज कम्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज वो किसके अंडर आ जाता है? प्राइमरी। एवरीथिंग दैट इज कम्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि फार्मिंग प्राइमरी में आ जाएगा, ठीक है, फॉरेस्टरी प्राइमरी में आ जाएगा, एग्रीकल्चर किस में आ जाएगा? प्राइमरी में आ जाएगा, जो भी मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं किस में आ जाएगा? प्राइमरी में आ जाएगा, कोल आपका प्राइमरी में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी में कौन सी चीजें आएंगी? ठीक है, एवरीथिंग विच इज मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द प्राइमरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्सेज को यूज करके जो भी चीज मैन्युफैक्चर की गई है या फिर प्रोड्यूस की गई है वह किस में आएगी? आपकी सेकेंडरी सोर्सेज में। तो सेकेंडरी में क्या आ जाएगा? कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा। थर्ड में याद रखिएगा, थर्ड को हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं, या टर्सरी के अलावा इसको आप क्या भी कह सकते हैं? सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में आपकी सभी टाइप की सर्विसेज हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन। इसमें क्या पूछा गया? बैंकिंग। सो बैंकिंग कम्स अंडर द सर्विस सेक्टर। तो आई थिंक आपको इकोनॉमी के तीनों सेक्टर क्लियर हो गए होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और किसमें क्या चीजें डिफाइन की गई होगी वो क्लियर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आई थिंक राइट आंसर क्लियर है, बताने की अब जरूरत नहीं है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कहां पे दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, आरबीआई या हम बात करने जाएं एसबीआई के पीओ मेंस में, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है बेसल नॉर्म्स के बारे में, देखो बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको एक बॉडी पढ़नी पड़ती है, अगर हम बात करने जाएं बेसल नॉर्म फर्स्ट, बेसल नॉर्म सेकेंड, ठीक है, बेसल नॉर्म थर्ड। तो अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति में अगर हम बात करने जाएं तो बेसल सेकेंड चल रहा है, तो वह पूछ रहा है बेसल नॉर्म्स आर रिलेटेड टू द इंश्योरेंस सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, बैंकिंग सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, कि बेसल सेक्टर, ये जो बेसल नॉर्म्स है ये किससे रिलेटेड है। जो राइट आंसर है यहाँ पर, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर याद रखिएगा, जो बेसल नॉर्म्स है बच्चों वो किससे रिलेटेड है? बैंकिंग सेक्टर से। देखो सबसे पहले आप एक बॉडी पढ़ते हो जिसका नाम होता है BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो कि आया था 1930 में। इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। इस BIS के द्वारा बाद में एक कमेटी बनाई गई, BCBS, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, और इसी कमेटी के द्वारा कौन से नॉर्म्स लागू किए गए? बेसल नॉर्म्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बेसल नॉर्म्स को हमने कितने में डिवाइड किया है? फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट बेसल नॉर्म, फिर उसके बाद कौन सा आता है आपका? सेकेंड बेसल नॉर्म, और उसके बाद कौन सा आता है आपका? थर्ड। तो फर्स्ट बेसल नॉर्म में एक रेशियो कंपलसरी किया गया था, CAR या CRAR, आई थिंक आपको क्लियर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दो तरह के रिस्क ऐड किए गए, एक ऑपरेशन रिस्क और एक मार्केट रिस्क, ठीक है। और इस समय जो बात चल रही है इंप्लीमेंट करने की वो कौन सा? बेसल थर्ड। तो आई थिंक याद होगा आपको, क्लियर रहेगा। तो ये जो बेसल नॉर्म से ये स्टार्ट किए गए थे बेसल कमेटी और बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा, और ये कमेटी बनाई गई थी BIS के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड में, और एस्टेब्लिशमेंट है 1930। इसका कई बार एब्रिविएशन आया है, तो फुल फॉर्म जरूर करके जाइएगा, BIS, ठीक है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। और ये किसके लिए बनाई जाती है? बैंकिंग सेक्टर के लिए, ठीक है। सो दिस कमेटी फोकस ऑन द या सुपरवाइज ऑन फॉर विच सेक्टर? बैंकिंग सेक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करने जाएं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहले देखिए जरा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नॉट द मॉनेटरी पॉलिसी टूल। इनमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी टूल नहीं है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी तो जानते हैं ना, दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होती है आपकी। मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करने जाएं तो दो तरह की होती है, एक होती है आपकी कौन सी? हॉकिस मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है,
और दूसरी होती है कौन सी आपकी डॉविस मॉनेटरी पॉलिसी। तो दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं, हॉकिस एंड डॉविस, ठीक है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी टूल की बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है, एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स जिसको हम लोग इनडायरेक्ट टूल्स भी बोलते हैं या जनरल टूल। फिर दूसरा होता है क्वालिटेटिव जिसको आप लोग सिलेक्टिव या डायरेक्ट टूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव में अगर हम बात करने जाएं तो आप किसको पढ़ते हैं, इसमें CRR पढ़ते हैं, SLR पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें पढ़ते हैं OMO आता है आपका, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो अब देखो जरा, यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नॉट द मॉनेटरी पॉलिसी टूल। तो CRR तो है भाई, ठीक है, SLR भी है, ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि वो ये A भी है, B भी है और D भी है, तो बचा क्या, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। इट इज नॉट द RBI मॉनेटरी पॉलिसी टूल, यानी कि जो राइट आंसर यहाँ पे टिक करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है, ठीक है। CRR आपका मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, SLR मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, बैंक रेट, ठीक है, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सभी क्वांटिटेटिव टूल में आते हैं। फिर कुछ क्वालिटेटिव में टूल में आते हैं, जैसे अगर बात करने जाए, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट कंट्रोल टू कंज्यूमर। उसके बाद एक PCA है जो डायरेक्ट एक्शन में आता है, आपने ये टर्म सुना होगा, बड़ा पॉपुलर टर्म है PCA, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो ये सभी RBI मॉनेटरी पॉलिसी टूल के अंडर आते हैं और दो तरह के टूल रहते हैं, आपको याद रखना है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जो हम डिटेल लेक्चर्स में समझेंगे फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल नहीं है वो कौन सा है आपका, ऑप्शन C, इट इज नॉट RBI मॉनेटरी पॉलिसी टूल। और इसके अलावा जितने भी टूल हैं, CRR, SLR और OMO, ऑल दीज आर द, ठीक है, मेन टूल ऑफ RBI मॉनेटरी पॉलिसी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो गया राइट, ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा, ठीक है, प्रॉपर समझिएगा। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि उस क्वेश्चन में किस लाइन में मेन क्वेश्चन छुपा हुआ है, ठीक है, और उस क्वेश्चन को किस तरीके से आप मतलब सोचेंगे, थॉट प्रोसेस क्या लगाएंगे उसको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मच इंटरेस्ट रेट पेड बाय द RBI ऑन द मनी डिपॉजिटेड अंडर द CRR। तो हमने भाई आपको समझाया था कि ये सभी कॉमर्शियल बैंक, जितनी भी आपकी बैंक होती हैं, ठीक है, सभी बैंकों ने अपने NDTL का एक पर्टिकुलर अमाउंट किसके पास दे देना है, RBI के पास, और वो पर्टिकुलर अमाउंट क्या कहलाता है, CRR, ये याद रखिएगा। और एक पर्टिकुलर अमाउंट उन्होंने अपने पास रख लेना है, ठीक है, तो इसको जो रखा जाएगा बैंक इटसेल्फ, बैंक इटसेल्फ। अब वो ये पूछ रहा है, ठीक है, तो हमने इसमें से CRR माइनस किया, ये मैंने आपको समझाया था, SLR माइनस किया, और जो बचा रिमेनिंग अमाउंट वो कौन सा बच गया, ANBC, एडजस्ट नेट बैंक क्रेडिट। तो यही बोल रहा है कि अगर बैंक NDTL पर CRR RBI के पास रखेगा तो RBI इस पर कितना इंटरेस्ट रेट देगा, इक्वल टू द CRR। तो CRR कितना है इस समय, 3%, तो क्या 3% देगा, तो आंसर है नो, ठीक है। मोर देन द SLR, तो SLR 18% है, तो कितना देगा, तो आंसर है नो। लेस देन द रेपो रेट, तो यहां पर सही होगा, D होगा या E होगा। तो देखो जरा इसका आंसर कैसे होता है। CRR का फुल फॉर्म क्या है, पहले तो ये समझिए। CRR का मतलब है कैश विच रेशियो, रिजर्व्ड रेशियो। तो R का मीनिंग ही रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड का मतलब क्या है, ब्लॉक अमाउंट। तो ये याद रखिएगा, इट इज अ ब्लॉक अमाउंट दैट इज मेंटेन्ड बाय एवरी शेड्यूल कमर्शियल बैंक विद द RBI, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैश एज अ सॉल्वेंसी एंड सिक्योरिटी। तो हर एक बैंक को RBI के पास एज अ सॉल्वेंसी एंड सिक्योरिटी अपना एक पर्टिकुलर NDTL का अमाउंट रखना पड़ता है कैश फॉर्म में, उसी रेशियो को हम क्या नेम देते हैं, CRR। एंड ऑन द CRR RBI नॉट गिव एनी इंटरेस्ट रेट टू द कॉमर्शियल बैंक, सो इट इज अ ब्लॉक्ड अमाउंट, ठीक है। जैसे हम लोग किसी शहर में आते हैं तो भाई रेंट पर रूम लेंगे, तो रेंट तो आप देंगे ही देंगे अपने ओनर को, लेकिन साथ में उसके पास एक डिपॉजिट भी रखते हैं ना, उस डिपॉजिट पर क्या आपको ओनर कोई इंटरेस्ट भरता है, कोई इंटरेस्ट नहीं भरता, ठीक है। तो जैसे हमारा डिपॉजिट हमारे ओनर के पास एक ब्लॉक्ड अमाउंट है, उसी एज अ सिक्योरिटी या सॉल्वेंसी या गारंटी, इसी तरीके से हर एक बैंक का एक पर्टिकुलर अमाउंट RBI के पास रहता है एज अ सॉल्वेंसी या सिक्योरिटी। उसी अमाउंट, ब्लॉक्ड अमाउंट को हम क्या नेम देते हैं, CRR, जो प्रेजेंट में कितना है, 3%, ठीक है। सो इट इज अ ब्लॉक्ड अमाउंट इन विच RBI नॉट गिव एनी इंटरेस्ट रेट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन D। आई थिंक कि बहुत बेटर तरीके मैंने समझाया है और सबको यहाँ पे क्लियर होगा, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर कितनी चीजें होगी, ओके।
तो आई थिंक क्लियर है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? नो इंटरेस्ट रेट इज पेड बाय द आरबीआई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, पहले देखिएगा जरा। अमंग द फॉलोइंग which institute provide insurance, among the following which institute provide insurance on customers credit and deposit in the banks। तो भाई जैसे आप, ठीक है, मान लीजिए मैं कोई कस्टमर हूँ, मैंने किसी बैंक में अकाउंट खोला और उस बैंक में मैंने अपनी मेहनत से आई हुई कमाई को, ठीक है, जो मेहनत से मैंने, बड़ी हार्ड मनी थी मेरी, उसको जाकर मैं जमा कराया। लेकिन अगर ये बैंक फेल हो जाती है या बैंकरप्ट हो जाती है, जैसे आपने सुना होगा यस बैंक का क्राइसिस हुआ था, आपने महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बैंक के बारे में सुना होगा, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो अगर कोई बैंक किसी लॉस की वजह से फेल हो जाती है या बैंकरप्ट हो जाती है, तो ये जो कस्टमर का पैसा जमा हुआ है बैंक में, जो हार्ड मनी, मेहनत, खून पसीने का पैसा जमा हुआ है, उस पर इंश्योरेंस कौन देगा? ठीक है, तो आई थिंक देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? एनएसबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। दूसरा है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। थर्ड ऑप्शन क्या है? डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। फोर्थ ऑप्शन क्या है? आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ई मतलब नन ऑप्शन। तो देखो जरा, एब्रिविएशन से ही क्लियर है। सी का एब्रिविएशन क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो ये किस पर गारंटी देगा? जो कस्टमर ने बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट किया है या क्रेडिट किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो डीआईसीजीसी, ठीक है, प्रोवाइड, ये याद रखिएगा, क्रेडिट गारंटी अप टू मैक्सिमम याद रखिएगा 5 लाख रुपए। तो अगर किसी पर्सन का बैंक में पैसा जमा है और बैंक फेल हो जाती है, तो ये कितने तक का मैक्सिमम डिपॉजिट इंश्योर करता है? 5 लाख। मान लीजिए आपका बैंक में 50 लाख जमा है, तो ये याद रखिए भाई, 50 लाख नहीं मिलने वाला, 5 लाख मैक्सिमम मिलेगा। किसी का बैंक में मान लो 2 लाख जमा है, तो सोचिएगा बैंक फेल हो गई तो मुझे 5 लाख मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैक्स टू मैक्स 5 लाख का डिपॉजिट आपका इंश्योर होता है। पहले ये जो अमाउंट था वो आपका कितना था? 1 लाख रुपये था, ठीक है। अब रिसेंटली जो बजट था, अभी जो बजट आया था, अभी हम 2020 में बात करने जाएं, जब पीएमसी का फेल्योर हुआ, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, तो उसके बाद 1 लाख से बढ़ा करके ये जो इंश्योरेंस अमाउंट वो कितना कर दिया है? 5 लाख रुपए। बट प्रीमियम अमाउंट भी बढ़ गया है, तो ये याद रखिएगा, डीआईसीजीसी प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड गारंटी ऑन द कस्टमर क्रेडिट एंड डिपॉजिट ऑन द बैंक्स, बट हाउ मच मैक्सिमम? 5 लाख रुपए। और ये याद रखिएगा, जो डीआईसीजीसी है ये क्या है? इट इज द सब्सिडरी ऑफ, ठीक है, इट इज द सब्सिडरी ऑफ, याद रखिएगा, आरबीआई। ये आरबीआई की फुली ओन्ड सब्सिडरी है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करने जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर? जब आपको ऐसे क्वेश्चन आने लगे एग्जाम में, तो ये समझिए कि वो दिन आपका जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है और बहुत लकी दिन है आपके लिए। तो सीआरआर के बारे में अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं कि प्रेजेंट में कितना है सीआरआर? 3%। ये आरबीआई का क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो डायरेक्ट एक्शन के अंडर आता है, ठीक है। इट इज यूज्ड बाय आरबीआई। सीआरआर एसएलआर पढ़े थे, बोथ द रेशियो यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो सीआरआर और एसएलआर का फुल फॉर्म हमने पढ़ा था, तो सीआरआर का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पर। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या लिखेंगे? कैश रिजर्व रेशियो। बट ये याद रखिएगा, जब कभी क्वेश्चन बहुत सरल होता है तो हम लोग जल्दबाजी बहुत करते हैं, तो आपने ऑप्शंस बहुत सावधानी से देख के टिक करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जोश में आ जाए और हम लोग गलत ऑप्शन को टिक कर दें, तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखा है? कैश रिजर्व रेट, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैश रिजर्व रेशियो, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये जो प्रेजेंट में पहले कितना था? 4%, बट इसको अब डिक्रीज करके कितना कर दिया गया है? 3%। और ये जो सीआरआर है ये सभी बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है एज अ सॉल्वेंसी एंड सिक्योरिटी, जिस पर आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट रेट पे नहीं करता। तो इस पर हर तरीके का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आई थिंक आपको क्लियर होगा। और अगर कोई डाउट रहता भी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो प्रॉपर इसको पढ़िएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फंक्शंस परफॉर्म बाय आरबीआई, ठीक है।
इनमें से कौन कौन से फंक्शन है तो आरबीआई परफॉर्म करता है। तो आरबीआई के बारे में आप जानते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन है आरबीआई के। वर्क एज अ सेंट्रल बैंक, देखो पहला पूछा गया है, ठीक है। इट इज द बैंक ऑफ इशू करेंसी नोट्स। तो अगर हम बात करने जाएं तो आरबीआई करेंसी नोट्स को तो इशू करता है, राइट है, ठीक है। इट एक्ट एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो बैंकर्स बैंक बोला जाता है, ठीक है। इट इज द बैंकर्स ऑफ द अदर बैंक, तो डेफिनेटली सभी बैंकों को जो रेगुलेशन, ऑल द बैंकिंग ऑपरेशन इन इंडिया रेगुलेटेड बाय आरबीआई, तो ऑप्शन थर्ड भी राइट आंसर है। ऑप्शन फोर्थ क्या बोल रहा है, इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट, तो फ्लो ऑफ क्रेडिट होता या फिर मनी सप्लाई होता तो भी हम इसकी बात करते, या फिर अगर हम बात करने जाए लिक्विडिटी की बात करता, ठीक है, लिक्विडिटी। तो ये जो सभी फंक्शन है ये कौन ऑपरेट करता है, आरबीआई। और ये तो जो फंक्शन है किसके पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी, कि ये जो पार्ट है आपका किसका, मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब आपके सामने ऑप्शन है, बताइए जरा क्या टिक करने जाएंगे। ऑप्शन ए में क्या पूछा गया है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, बोथ थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन सी बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी ओनली फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव यानी कि राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भाई जो करेंसी है 2 रुपए या अबव डिनोमिनेशन, वो सभी कौन इशू करता है, आरबीआई। 1 रुपए बस नोट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, ठीक है। आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। आरबीआई ऑपरेट ऑल द बैंकिंग ऑपरेशन इन इंडिया, दैट्स व्हाई आरबीआई इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक। और अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, आरबीआई कंट्रोल मनी सप्लाई, आरबीआई कंट्रोल लिक्विडिटी, आरबीआई मैच डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिमांड ऑफ द पब्लिक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आई थिंक क्लियर होगा कि राइट आंसर हम 9 का क्या टिक करने जाएंगे। तो 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। ये जितने भी फंक्शन है याद रखिएगा, ऑल आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, रिमेनिंग जब हम आरबीआई टॉपिक को करेंगे तो बाकी क्या अदर फंक्शन है आरबीआई का पूरा स्ट्रक्चर क्या है वो डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए जरा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, अमंग द फॉलोइंग विच इज अ सब्सिडरी ऑफ एलआईसी। भाई एलआईसी का सब्सिडरी कौन है, तो एलआईसी के प्रेजेंट में 3 सब्सिडरी है। मैं बता देता हूं आपको, 3 सब्सिडरीज है, बट इनमें से आप पहचानिए जरा कौन है। एनएचबी, ठीक है, तो ये किसके अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इज नाउ फुली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले आरबीआई का था अब नहीं है। नाबार्ड, ये भी किसके अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और टोटल इसका जो ऑथराइज कैपिटल है वो कितना, 30,000 करोड़। तो 2018 में चेंज हो गया, पहले आरबीआई के अंडर था, बट सेंट्रल गवर्नमेंट परचेज ऑल द नाबार्ड इक्विटी। अगर हम बात करने जाएं इक्विटी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने आरबीआई से नाबार्ड की पूरी इक्विटी को परचेज कर लिया, और टोटल जो उसका ऑथराइज कैपिटल था 5,000 करोड़ से 6 टाइम करके इसको कितना कर दिया, ठीक है, 6 टाइम्स करके इसको कितना कर दिया गया, 30,000 करोड़। डीआईसीजीसी ये किसका सब्सिडरी, अभी आपने पढ़ा था, आरबीआई, ठीक है। अब बचा कौन सा, आईडीबीआई। तो आईडीबीआई अभी रिसेंटली आपको पता हो कि आईडीबीआई की जो शेयर होल्डिंग थी वो किसने परचेज कर ली है, एलआईसी, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर टिक करने जाएंगे वो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1964 में, और इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा मुंबई है। और अब ये पब्लिक, ठीक है, पीएसबी कैटेगरी से जाकर के किस में चला गया है, प्राइवेट बैंक में, प्राइवेट बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया है रिसेंटली। और अब ये किसका सब्सिडरी है याद रखिएगा, नाउ इट इज द सब्सिडरी ऑफ एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका क्रिएशन हुआ था 1955 में, ठीक है, 245 कंपनीज को मर्ज करके। और जो एलआईसी का नेशनलाइजेशन है वो है 1956 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बोला गया है, अ परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज। किसी भी वस्तु के, ठीक है, जो जनरल प्राइस है उसमें अगर लगातार गिरावट दर्ज की जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, या नन ऑफ दिस। तो इसमें देखो जरा क्या बोल रहा है, परसिस्टेंट फॉल। मान लीजिए भाई हमने एक बेस ईयर लिया, देखो इसको थोड़ा बहुत बेसिक से समझाता हूँ आपको। हमने कोई एक बेस ईयर ले लिया, मान लीजिए हमने कोई एक प्रोडक्ट लिया है, फॉर एग्जांपल हमने सोप ले लिया, ठीक है। तो सोप का 2011 और 12 जो हमने बेस ईयर लिया है, इस 2011 और 12 में जो बेस ईयर इसका प्राइस था वो था कितने का, हमने माना कि 15 रुपए का। अब इसमें लगातार गिरावट हो रही है और जाकर के ये कितने का हो गया, 6 रुपए का हो गया पर पीस, ठीक है। तो अगर इस बेस प्राइस में डिक्रीज हो तो ये क्या है आपका, डिफ्लेशन, डिक्रीज इन द बेस प्राइस,
याद रखिएगा। और अगर ये प्राइस जाकर के इंक्रीज कितना हो गया, 30 रुपए, ठीक है, 30 रुपए हो गया, तो ये फिर आप क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन समझाई थी, इट इज द इंक्रीज इन द जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट कौन से प्राइस, बेस प्राइस से अगर बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन है, और बेस प्राइस से डिक्रीज हो जाए तो क्या है, डिफ्लेशन। तो याद रखिएगा, डिफ्लेशन इज मोर डेंजरस फ्रॉम इन्फ्लेशन। भाई इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी के लिए बेटर होता है, बट अप टू अ सर्टेन लेवल। जैसे मान लीजिए 2011 में किसी व्यक्ति की सैलरी थी 10,000 रुपए, 2020 में भी उसकी सैलरी 10,000 रुपए है, तो क्या बराबर रहनी चाहिए, नहीं, ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कोई पर्सन कोई इंडस्ट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा था, तो 2010 में वो बेच रहा था 5 रुपए का प्रोडक्ट, और 2020 में भी 5 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसकी इंडस्ट्री ने कोई ग्रोथ ही नहीं किया। तो प्राइस में तो इंक्रीज होगा समय के साथ साथ, ठीक है, बट किस प्राइस में से काउंट करना है आपने, ये बेस ईयर प्राइस में से, तो ठीक है। तो अगर बेस ईयर प्राइस में इंक्रीज होता है तो याद रखिएगा वो इन्फ्लेशन काउंट करेंगे, और बेस ईयर प्राइस में डिक्रीज होता है तो क्या काउंट करेंगे, डिफ्लेशन। तो इसमें किसकी बात की गई है, परसिस्टेंट फॉल की बात की गई है। तो आंसर क्या है इसमें, टिक करने जाएंगे, डिफ्लेशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों हुआ, आई थिंक क्लियर होगा। इन्फ्लेशन नहीं हो सकता क्योंकि इंक्रीज है, यहाँ डिक्रीज की बात की गई है, ठीक है। स्टैगफ्लेशन क्या है, कि प्राइस का इंक्रीज होना, ये याद रखिएगा, ये वो सिचुएशन है जब आपका प्राइस भी इंक्रीज हो प्लस जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये दोनों हाई हो। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई हो, इन्फ्लेशन रेट हाई हो, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। और डिसइन्फ्लेशन एक कंडीशन, एक सिचुएशन है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच में, जिसमें कुछ समय के लिए इन्फ्लेशन रेट में डिक्रीज होगा, बट वो फर्दर डिक्रीज होगा या नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये सिचुएशन है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच में। जब ये टॉपिक करने जाएंगे तो इसको ग्राफ की मदद से हम लोग समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आई थिंक आपको क्लियर होगा राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन नंबर 12, एसएससी के एग्जाम में भी आया है, बैंक के एग्जाम में आया है, तो कई बार ही आ चुका है। प्लानिंग कमीशन की बात हो रही है भाई। प्लानिंग कमीशन वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, 2015, 1947, 1991 या फिर 1950। तो बताइए जरा क्या आंसर टिक करने जाएंगे। प्लानिंग कमीशन की अगर बात याद हो आपको, प्लानिंग कमीशन जो था ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, प्लानिंग कमीशन सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 में, ठीक है। इनके द्वारा किया गया था इसको, PTJL नेहरू, ठीक है, PTJL नेहरू। तो ये एक अगर हम बात करने जाएं तो अनस्टेचुअरी, सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है ये, जो सलाह मशवरा दे सकती है, एक एडवाइजरी बॉडी, इसको बदला जा सकता है, ठीक है। तो एक एडवाइजरी बॉडी 15 मार्च 1950 को सेटअप की गई, किसके द्वारा, रिकमेंडेशन से, PTJL नेहरू। बाद में इसका जो चेयरमैन डिसाइड किया गया कि भाई इसके चेयरमैन कौन होगा, तो ये याद रखिएगा, इसका जो चेयरमैन बनाया जाएगा वह कौन बनाया जाएगा, PM। तो उस समय जो PM थे PTJL नेहरू थे, तो यही चेयरमैन बना दिए गए। डिप्टी चेयरमैन गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। लेकिन फिर बाद में इस प्लानिंग कमीशन को 2015 में 1 जनवरी 2015 में रिनेम करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन बदल के क्या हो गया आपका, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके भी चेयरमैन कौन होंगे, याद रखिएगा, PM रहेंगे। और CEO तो आप जानते हैं बड़े पॉपुलर पर्सन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसके CEO कौन है, ठीक है। CEO का नाम है मिस्टर अमिताभ कांत। चलिए मैंने आपको बता दिया। तो स्टैब्लिशमेंट पूछा गया था, तो स्टैब्लिशमेंट क्लियर है, 15 मार्च 1950। और इसी प्लानिंग कमीशन के अंडर बाद में फिर क्या लागू हो जाते हैं, 5 ईयर प्लान, इसी के अंडर आ जाते हैं 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। और पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 51 से लेकर के 56 तक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन जरूर बेटर लग रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल कैसा था। हाँ, ये क्वेश्चन भी कई बार आया, NDC, इसमें सिर्फ डेट पूछता है, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये याद रखिएगा परमानेंट बॉडी है ये, ठीक है, ये परमानेंट बॉडी है, ये टेम्परेरी नहीं है। जो आपने पहले पढ़ी थी प्लानिंग कमीशन वो टेम्परेरी थी, बट ये परमानेंट बॉडी है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 6 अगस्त, याद रखिएगा, 1952, ठीक है। सो इट इज अ परमानेंट बॉडी, ठीक है, विच एस्टैब्लिश ऑन 6 अगस्त 1952।
और इसका जो मेन एम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉपरेशन करना, कॉपरेशन को इंक्रीज करना, दोनों को डिस्कशन के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ठीक है, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के लिए टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये इसका मेन फंक्शन है। और जितने भी प्लान या पॉलिसी बनाए जा रहे हैं उनका सबसे पहले उनको चेक करना, ठीक है, एग्जामाइन करना, ये एनडीसी का काम है। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ही पूछा गया है, तो एस्टैब्लिशमेंट क्या है, 6 अगस्त 1952। तो आंसर क्या टिक करने जाएंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जब बात करने जाएगा आपको प्लानिंग कमीशन की, तो प्लानिंग कमीशन 1950 याद रखिएगा, और जब एनडीसी की बात करने जाएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसका कितना याद रखेंगे, 1952, ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर इसके कभी चेयरमैन की बात करता है तो याद रखिएगा जो इसका भी चेयरमैन होगा वो हमारे देश का कौन होगा, पीएम होगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ अदर मेंबर्स भी रहते हैं, अदर मेंबर्स में जितने भी राज्य के सीएम हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, वो सब रहेंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स रहेंगे, जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रहेंगे। तो इसमें मेंबर्स की संख्या कुछ अलग ही रहती है। एक सेंट्रल लेवल पर एक कमीशन बनाया जाता है और एक स्टेट लेवल पर हाईएस्ट बोर्ड बनाया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 का क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये 14 और 15 दोनों अगर हम बात करने जाएं तो ये स्टॉक मार्केट पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीएसई की, जिसको आप BSE 30 के नाम से भी जानते हैं या फिर आप इसको सेंसेक्स के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो अभी लॉकडाउन की वजह से स्टॉक मार्केट की हालत खराब है, ठीक है, निगेटिव ही चल रहा है, तो इन्वेस्ट करने का प्रॉपर टाइम नहीं है अभी, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिशमेंट की पूछ रहा है, तो अगर हम BSE की बात करने जाएं तो एशियाज ओल्डेस्ट मार्केट है भाई, ये एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट पूछा गया है। कब एस्टैब्लिश हुआ था बताइए जरा, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? ऑप्शन है 1990, 1950, 1947, 1875 या नन ऑफ दीज। तो ये जब एस्टैब्लिश हुआ तो 30 कंपनीज की मदद से हुआ, इसलिए इसको हमने BSE 30 बोला या सेंसेक्स बोला, ठीक है। और ये एशिया का सबसे पुराना मार्केट है। अगर हम बात करने जाए रिसेंटली तो प्रेजेंट में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो कंपनी लिस्टेड है वो BSE के साथ ही लिस्टेड है। इसके एक ऑनलाइन फैसिलिटी है BSE बोल्ट, बड़ी पॉपुलर है, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दलाल स्ट्रीट मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। अब इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात पूछी गई तो एस्टैब्लिशमेंट याद रखिएगा सबसे एशिया का ओल्डेस्ट मार्केट है और इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो है आपका 1875। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो 1875, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आज के सेशन का सबसे आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा कि राइट आंसर आप बता सके इसका क्या है। NSE के बारे में पूछा गया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, NSE के बारे में पूछा गया है, जिसको आप नाम देते हैं NSE 50 या फिर इसको हम नाम देते हैं निफ्टी, बड़ा पॉपुलर वर्ड है, ठीक है। MJ फेरवानी कमेटी की रिकमेंडेशन से आया था ये MJ फेरवानी कमेटी, याद रखिएगा, बड़ा पॉपुलर कमेटी है MJ फेरवानी कमेटी, ठीक है। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट पूछा गया क्या ईयर है, 1950, 1992, 1875, 1994। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या राइट आंसर है। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो NSE की अगर बात करता है तो NSE की बात करेगा तो 1994 और BSE की बात करेगा तो 1875, ठीक है। BSE एशिया का सबसे ओल्डेस्ट मार्केट है। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में देखा जाए तो NSE सबसे बड़ा है, ठीक है, BSE के कंपेयर में। BSE के साथ नंबर ऑफ लिस्टेड जो प्लेयर है वो बहुत सारे हैं, लेकिन दे आर नॉट द हायर प्लेयर, दे आर द स्मॉल प्लेयर। बट NSE के साथ लिस्टेड जो कंपनीज है वो कम है, बट दे आर द लार्ज प्लेयर्स, ठीक है। तो ये आपका कुछ सेंसेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे और कुछ आपके बैंकिंग से थे। आई होप कि आपको ये दोस्तों पसंद आया होगा वीडियो। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर जो अपडेट्स हैं इस चैनल के वो मिलते रहें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस कोड को यूज करना मत भूलिएगा, मेरा कोड है SKT Live। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।